नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हिंदी ऑडियो बुक चैनल पे। आज के बुक समरी है रॉबिन शर्मा द्वारा लिखा हुआ कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। इस बुक समरी से आपको सीखने को मिलेगा कि आप अपने लाइफ को किस तरह एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के हिंदी ऑडियो बुक समरी के पहला अध्याय में। ध्यान लगाना सीखिए। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेस पास्कल ने लिखा है, हर इंसान की परेशानियां अपने कमरे में चुपचाप न बैठ पाने के कारण आती है। हम अपने जीवन को शोर शराबे की प्रक्रियाओं से भरने की आदी हो चुके हैं। हम रेडियो की तीव्र आवाज के साथ उठते हैं और टेलीविजन के समाचार के साथ तैयार होते हैं। हम जब काम पर जाते हुए गाड़ी चलाते हैं तो भी हम व्यापार के नवीनतम रिपोर्ट सुन रहे होते हैं और अगले 8 घंटे हम दफ्तर के कोलाहल में बिता देते हैं। जब हम दिन खत्म होने पर घर आते हैं तब हम फिर से अपने शाम की प्रक्रियाओं में व्यस्त हो जाते हैं, जहां पीछे से टेलीविजन की आवाज, फोन की घंटियां, कंप्यूटर की भिनभिनाहट हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। पास्कल ने सही लिखा था कि हमारे ज्यादातर चिंताओं की शुरुआत इस बात से होती है कि हम सबने हर दिन थोड़ी देर के लिए भी अपने जीवन में शांत रहने के महत्व को भुला दिया है। बिना ध्यान रूपी गुण के संपूर्ण और परिपूर्ण जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आप एक क्रिया पर लगातार अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को पा सकेंगे और ना ही अपने स्वप्न बना पाएंगे और ना ही रोजमर्रा के जीवन का आनंद ले पाएंगे। बिना मानसिक अनुशासन के तुच्छ विचार और चिंताएं आपका पीछा करेंगे और आप में कभी भी अपने आप को अधिक अर्थपूर्ण प्रक्रियाओं में शामिल होने का मौका नहीं मिल पाएगा। बिना गहन मनोयोग के आपका दिमाग आपका मालिक बनकर आपको गुलाम बना लेगा। जिस दिन से मैंने अपना ध्यान केंद्रित करना सीखा उसी दिन से मेरे जीवन में बदलाव आया। मनोयोग कोई नए जमाने का अभ्यास नहीं है जो सिर्फ पहाड़ों पर रहने वाले साधुओं तक सीमित है। इसके विपरीत ध्यान एक अत्यंत पुरानी पद्धति है जिसका विकास दुनिया के कुछ सर्वोच्च रूप से बुद्धिमान लोगों ने अपने मन का पूर्ण रूप से नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए किया था, जिसके द्वारा उपयोगी कार्यों में पूरे सामर्थ्य को लगाया जा सके। मनोयोग वो प्रक्रिया है जो आपके मस्तिष्क को वो कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करती है जिसके लिए वो बनाया गया है, और इससे ये मूलभूत लाभ है जो शांति और निश्चलता आपको हर रोज 20 मिनट के ध्यान से मिलेगी। वो आपके हर मिनट को प्रेरणा से भर देगी। आप दूसरे के साथ संबंध में कायम रखेंगे, दफ्तर में ज्यादा स्थिर और ऐतिहासिक में ज्यादा खुश रहेंगे। मनोयोग आपको एक बेहतर माता पिता, जीवन साथी, व्यावसायिक व्यक्ति या मित्र में परिवर्तित करता है। आपको इस मन को अनुशासन सिखाने वाले 5000 साल पुरानी शक्ति को खोज करने में जरा भी वंचित नहीं रहना चाहिए। आगे सीखते हैं। साधारण का स्वाद लीजिए। कोई भी इंसान अपनी मृत्यु के बाद अपनी संपत्ति अपने साथ नहीं ले जाता है। मैंने आज तक किसी गाड़ी को दाह संस्कार के लिए अर्थी के पीछे जाते नहीं देखा है। अपने जीवन के आखिरी क्षणों में हम अपने साथ सिर्फ उन यादों को ले जा सकते हैं जो हमारे अनुभव थे और जिन्होंने हमारे जीवन को और अर्थपूर्ण बना दिया था। इसके अनुसार मैं अपने दिन ऐसे कार्य करने में बिताना चाहूंगा जो मुझे प्रसन्नता की यादें देगा, न कि भौतिक संपत्ति की। मैंने ये पाया है कि मेरे सबसे यादगार क्षण जीवन के साधारण बातों ने दिए हैं। जिस दिन मेरी बेटी बियांका ने चलना सीखा, मेरे बेटे कोल्बी का पहला क्रिसमस गायन, जिस दिन हमारे परिवार ने बारिश में खेला, और वो पूर्णमासी की शाम जब हमने हॉट डॉग्स को सेक कर खाया। डेल कार्नेगी ने लिखा है, जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग अपने जीवन को तरीके से नहीं जीते हैं। हम सब उस स्वप्न लोक में जादुई गुलाबों के इंतजार में दूर क्षितिज की और निहारते रहते हैं और अपनी खिड़की के बाहर खिलने वाले गुलाबों की प्रशंसा से वंचित रह जाते हैं। समझदार बनकर साधारण चीजों में खुशियां ढूंढिए। जो अद्भुत स्मरण ये लेकर आते हैं वे हमारे जीवन के क्षणों को इतना बहुमूल्य बना देते हैं कि उनके आगे कोई भी भौतिक खिलौना इतनी खुशी नहीं दे सकता जिसके पीछे भागते हुए हम अपने जीवन की शक्तियों को खत्म कर सके। जैसा कि एमा गोल्डन ने लिखा है, मैं अपने गले में हीरे के हार के बजाय अपने मेज पर गुलाबों के पसंद करूंगी।
आगे सीखते हैं अपने संवेगों पर नियंत्रण रखें। काफी समय तक मैं जीवन में ये विश्वास करता रहा कि मेरे विचार मेरे नियंत्रण के बाहर है। वह सिर्फ सहज तरीके से मेरे दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं और जो मन होता है वो करते हैं। उससे भी बुरी चीज है कि मैंने सोचा कि मैं और मेरे विचार एक ही है। आखिर में मुझे समझ में आया कि सच्चाई से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। हम अपने विचारों से अलग है। हम वास्तव में को सोचने वाले माध्यम है। हम उन विचारों के रचयिता है जो हमारे मस्तिष्क में उमड़ रहे होते हैं। इस सच्चाई के साथ अगर हम चाहे तो अपने विचारों का चुनाव कर सकते हैं। ये अंतर्दृष्टि मेरे लिए ईश्वरीय संदेश के समान थी। मैं जल्द ही अपने उन विचारों के बारे में अधिक जागरूक बन गया जिन्हें मैं अपने मन में प्रवेश करने देता हूँ, और वो आत्मिक वार्तालाप जो हम सबके अंतर्मन में अपने सुबह उठने के बाद स्थान साथ लेता है। मैंने अपने विचारों के गुणात्मक रूप पर ध्यान देना शुरू किया। ये जागरूकता उन्हें परिवर्तित करने की और पहला कदम था। कुछ महीनों के बाद मैंने अपने मन को सिर्फ सकारात्मक, प्रेरक और ज्ञानवर्धक विचारों की ओर केंद्रित करना शुरू कर दिया, और ऐसा करके मैंने पाया कि अपने बाह्य परिस्थितियों को भी बदल पाने में समर्थ था। जिस प्रकार से हम अगर विचार नहीं तो अपना चित्त भी नहीं है। हम अपनी स्थिति के संरचना अपने अनुभवों के आधार पर करते हैं। वह भाव जो आप एक क्षण में बदल सकते हैं, मगर आप स्वयं चुनाव करें तो आप तनाव के समय शांति, अवसाद के समय प्रसन्नता और थकान के स्फूर्ति का अनुभव कर सकते हैं। आगे अपने लक्ष्य का पत्र रखिए। अनेकों बार मैंने ये पाया कि अत्यधिक प्रभावशीलता के साथ कार्य करने वाले पुरुष और स्त्रियों अपने साथ एक छोटा लक्ष्य का पत्र अपने पर्स में रखते हैं, जिसे वे अपने शांत समय फिर से देख सके। यह छोटा सा पत्र उनके जीवन के कुछ उच्च उद्देश्य की एक सूची के रूप में होती है, जिसमें वे अनेकों पूरा करने के निर्धारित समय को भी लिखते हैं। अपने जीवन के सर्वोच्च प्राथमिकताओं के साथ दोबारा व्यक्तिगत, व्यावसायिक या आध्यात्मिक रूप से जुड़ने का प्रयत्न अपने आप में एक अच्छा कदम है। मानतेंग ने कहा है, इंसान का महानतम और गौरवपूर्ण रूप उसके केंद्रित तरीके से जीने में है। जीवन का यह ज्ञान कितने सुंदर और संक्षिप्त रूप में बखान किया गया है। फिर भी हम में से अनेक लोग अपने जीवन एक हवाई कवायद की तरह हो जीते हैं और ऐसी प्रक्रियाओं में पूरे दिन व्यस्त रहते हैं जो हमें उस क्षण महत्वपूर्ण लगती है, परंतु जीवन में उनका महत्व बहुत कम होता है। जैसा कि मैंने अपनी पुस्तक लीडरशिप विजडम फ्रॉम द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी में लिखा है कि जो इंसान सब कुछ करने की कोशिश करता है वो कुछ भी नहीं प्राप्त करता है। एक लक्ष्य पत्र को रखना और उसे दिन में 3-4 बार पढ़ना, आपका ध्यान उन विषयों पर केंद्रित रहेगा जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। वो आपके आत्म नियंत्रण का विकास करेगा और आपके सिर्फ उन क्रियाओं पर केंद्रित करेगा जिसकी आवश्यकता आपको अपने उद्देश्यों में आगे बढ़ने और अपने सारे आरामों के लिए नहीं बोलने का अनुशासन लाने में लगेगी। ऐसा करने से आप अपने ध्यान का नवीनीकरण कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में सिर्फ उन बातों पर ध्यान दें जो कि सही में योग्य है, यह निश्चित है कि आप अंत में सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति करेंगे। आगे दख्यांचु ना रहे। रूसो ने लिखा था, आप अपनी विचारधारा को रिवाजों के विरुद्ध ले जाइए और आप जीवन में जरूर अच्छा करेंगे। एप्पल कंप्यूटर का चमकीला विज्ञापन जो हमें प्रेरणा देता है कहता है, भिन्न सोचिए, या फिर जैसे कि मैं अपने नेतृत्व के भाषण में अपने श्रोताओं से कहता हूँ, अगर आप भीड़ के पीछे जाएंगे तो आखिर में शायद उसके बाद बाहर जाने के द्वार तक ही पहुँच पाएंगे। एक परिपूर्ण और संतुष्ट जीवन जीने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी दौड़ खुद दौड़िए। अपने व्यस्तता का छोड़कर सामाजिक दबावों को मांगे के सामने झुकिए मत। जब आप दुनिया के सबसे प्रभावशाली और बुद्धिमान लोगों के जीवनी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन लोगों ने इस बात की कभी फिक्र नहीं की कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। इसके बजाय कि सार्वजनिक राय उनके प्रतिभाओं पर असर डाले, उनमें यह हिम्मत थी कि वे अपने हृदय की बताई दिशा में चल सके और उस पथ पर चलने में जिसमें कम लोग चल पाते हैं। उन्होंने उस सफलता को अपने कदमों को चूमता हुआ पाया।
जो उनकी कल्पना के बाहर थी। सबसे अच्छी पंक्तियां जो आधुनिक होने के महत्व के बारे में लिखी है वो है क्रिस्टोफर मार्ली के शब्द, हर रोज वो पढ़िए जो हर कोई नहीं पढ़ता है, हर दिन कुछ ऐसा सोचिए जो कोई और नहीं सोचता है। ये अच्छा वक्तव्य इमर्सन का है। इस दुनिया में अगर इस दुनिया की राय के साथ रहा जाए तो जीवन आसान है। एकांत में हमारे लिए अपने खुद को देखभाल करना आसान है, परंतु महापुरुष वो है जो वीर के बीच भी संपूर्ण मधुरता के साथ चिंता से स्वतंत्र होता है। अगले कुछ महीने आप जो कुछ भी करेंगे उसके बारे में दोबारा सोचिए। सीधे सिर्फ इसलिए मत कीजिए क्योंकि हर दूसरा इंसान वो कर रहा है, वही कीजिए जो आपके लिए सही है। अपने सही कारण के लिए अगर दूसरे से भिन्न हुआ जाए तो जीने का सही तरीका है। अगर आप चाहे तो आइंस्टाइन, पिकासो, गैलेरियो या बीथोवन से पूछ लीजिए। अगला अध्याय में एक अच्छे अभिभावक बने। जिस तरह से आप अपने बच्चों को पालते हैं वही निर्णायक होता है कि आप किस प्रकार अपने आने वाले पीढ़ी को संभालते हैं, क्योंकि शायद हो ऐसे लोग जिन्होंने बच्चों को पालने की औपचारिक शिक्षा ली हो और इसी कारणवश हम में से अधिकांश लोग अपने बच्चों के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया होता है। हमें और कोई तरीका नहीं आता है। यद्यपि अभिभावक होना आप में एक महान खुशी का स्रोत है, परंतु ये एक ऐसा विशेष अधिकार है जिसमें अत्यधिक जिम्मेदारी शामिल है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, परंतु सिर्फ तत्परता ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपने आप में सर्वोत्तम अभिभावक होने के गुणों का विकास करना चाहिए। हम ये आशा नहीं कर सकते हैं कि जिस प्रकार हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं वही सही तरीका है, और हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी किस्मत अच्छी हो कि हमारे बच्चे समझदार, फिक्रमंद और बुद्धिमान वयस्क बने। हमें अपने तरफ से अपने बाल विकास और पालन पोषण की कला को संभालने के लिए शिक्षण शालाओं में जाना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए और बड़े बड़े विचारकों के कैसेट सुननी चाहिए जो उन्होंने इस विषय पर लिखे हैं। इसके अलावा हम में हिम्मत होनी चाहिए कि हम जीवन की प्रयोगशाला में हुए अपने अनुभवों को और अपने माता पिता होने के वजूद को सर्वोत्तम तरीके से अपने परिवारों के लिए प्रयुक्त करें। मुझे मालूम है कि आपका जीवन व्यस्त है और बहुत कम समय में अनेकों काम निपटाने हैं, परंतु आपके बेटों और बेटियों के जीवन में बचपन दोबारा लौट कर नहीं आने वाला है। अगर आप सर्वोत्तम अभिभावक बनने के लिए समय पर प्रयत्न नहीं करते हैं, जबकि ये जानते भी हैं कि आप बन सकते हैं, तो एक दिन आप इस अवसर को हमेशा के लिए खो देने का प्रस्ताव करेंगे। जैसे कि एक पिता ने टोरंटो में जो मेरे एक सेमिनार में उपस्थित था कहा, जब मेरा बेटा बड़ा हो रहा था वो हमेशा मुझसे उसे मेरी पीठ पर बैठने की जिद करता था। हालांकि मुझे पता था कि उसे इसमें कितना मजा आता है, पर मैं हमेशा इतना व्यस्त था कि मेरे पास उसके साथ खेलने का समय नहीं था। या तो मेरे पास पढ़ने के लिए रिपोर्ट होती थी या किसी मीटिंग में जाना होता या फोन पर बात करनी होती थी। अब जब वो बड़ा हो चुका है और हमारा घर छोड़कर जा चुका है, मैंने एक चीज महसूस की कि मैं उस छोटे बच्चे को पीठ पर बैठाकर घुमाने के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार हूँ। आगे की ओर अपना महत्व बढ़ाइए। नई दुनिया में आप ये पाएंगे कि आपका मूल्यांकन इस बात से नहीं होगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं, परंतु इस बात से होगा कि आप अपने पास आसपास की दुनिया में कितना मूल्य जोड़ सकते हैं। इस बारे में सोचिए कि अगर आपको फिलहाल $20 प्रति घंटा तनख्वाह मिलती है तो ये पैसा आपको सिर्फ अपनी मेज पर 7 मिनट बैठने के लिए नहीं मिलते हैं, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि अपने उन 7 मिनटों में $20 के लायक दिखाई देने वाले मूल्य जुड़ा है। अंतधन संबंधी पुरस्कार इस बात से नहीं निर्धारित होता है कि हम कितनी देर काम करते हैं, बल्कि इस बात से होता है कि हमने उतने समय में कितना मूल्य जुड़ा है। यही वजह है कि मस्तिष्क के शल्य चिकित्सक को एक मैकडोनल्ड में काम करने वाले से ज्यादा पैसा मिलता है। क्या मस्तिष्क का शल्य चिकित्सक ज्यादा परिश्रमी है? शायद नहीं। क्या मस्तिष्क का ज्यादा परिश्रमी है? शायद नहीं।
क्या वो मानसिक शल्य चिकित्सक ज्यादा तेज तर्र है? क्या पता। परंतु एक बात निश्चित है कि मानसिक शल्य चिकित्सक ने मैकडॉनर के कर्मचारी को अपेक्षा अपने ज्ञान और पैसे के क्षेत्र में ज्यादा प्रवीणता हासिल की है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो वो कर सकते हैं जो एक मस्तिष्क का शल्य चिकित्सक कर सकता है। इसलिए एक मस्तिष्क शल्य चिकित्सक को व्यावसायिक क्षेत्रों में दूसरे की तुलना में ज्यादा काबिल माना जाता है। यही कारण है कि एक मस्तिष्क शल्य चिकित्सक को एक बर्गर सेकने वाले से कम 10 गुना ज्यादा तनख्वाह मिलती है। पैसे सिर्फ एक सांकेतिक चिन्ह है, ये मूल्यांकन करने का कि हर व्यक्ति ने इस दुनिया में अपनी विशिष्टता से क्या योगदान दिया है। और सबसे बढ़िया तरीका जिससे हम दुनिया में मूल्य जुड़ सके, उनके लिए जरूरी है कि हम अपनी काबिलियत बढ़ाएं, ऐसे गुणों के बढ़ाए जो किसी के पास ना हो, ऐसे किताबें पढ़े जो कोई ना पढ़ता हो, ऐसे विचारों पर मनन करे जो कोई ना सोचे। अगर इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि आप जो चाहते हैं वो नहीं मिलेगा अगर आप वही व्यक्ति बने रहेंगे जो आप हैं। जीवन से ज्यादा हासिल करने के लिए हमें जीवन में ज्यादा सक्रिय होना पड़ता है। आगे सीखते हुए शिकायत छोड़कर जीना शुरू करिए। ये शिकायत करना छोड़ दीजिए कि आपके पास समय की कमी है और 1 घंटा जल्दी उठना शुरू करिए। आपके पास विकल्प है तो क्यों ना उसका उपयोग करें। इस बात की असंतोष प्रकट करना छोड़िए कि आपकी अपनी व्यस्तता के कारण व्यायाम का समय नहीं मिलता। अगर हर रोज आप 7 घंटे की नींद लेते हैं और 8 घंटे काम करते हैं, आपके पास उसके बाद भी 63 घंटे का खाली समय हर हफ्ते होता है, जिसमें आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं। इसका मतलब 252 घंटे हर महीने और 3024 घंटे प्रतिवर्ष हमें मिलते हैं, जिसे हम अपने जीवन के बाकी कार्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि दुनिया के इतिहास में इससे ज्यादा बेहतर समय कभी नहीं हुआ है, जो इन अपरिमित संभावनाओं को हर दिन हमारे सामने अवसर के रूप में लाता है। जैसा आप अपने आप को रखना चाहते हैं पर वैसे कुछ समृद्ध और शांत नहीं है, तो इसके लिए अपने माता पिता, अर्थव्यवस्था या अपने बॉस को जिम्मेदार ठहराना छोड़कर अपने परिस्थितियों का पूरा दायित्व अपने ऊपर लीजिए। ये पहला कदम होगा जिसके अनुसार आप अपने जीवन को एक नवीन रूप में देखना शुरू करेंगे और वो आपके बेहतर जीवन की शुरुआत का बिंदु होगा। जैसा कि जॉर्ज बर्नार्ड शो ने कहा है, इस दुनिया में वही लोग आगे आते हैं जो समय के साथ चलते हैं और आगे बढ़ते हैं और उन परिस्थितियों को ढूंढते हैं जिनकी उन्हें तलाश है, और अगर वे उन्हें नहीं खोज पाते हैं तो उनका सृजन करने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन में प्रवेश करने वाले विचारों, अपने अभिवृत्तियों, अपने दिनचर्या और अपने समय के बारे में सावधानी से चुनाव करिए कि आप उसे कैसे बिताने वाले हैं। शिकायतें छोड़कर जीना शुरू करिए। कभी रुडयार्ड किपलिंग के शब्दों में, अगर आप अपनी शिकायत का 1 मिनट 7 सेकंड में दौड़कर तय की हुई दूरी से भर सके, ये दुनिया और इसकी हर चीज आपकी हो जाएगी। अगला अध्याय में सीखते हैं, जीवित रहते अंतिम संस्कार कीजिए। जब मैं द मॉन्क हू शूड हिज परारी के लिए शोध कर रहा था, मुझे एक भारतीय महाराज की कहानी के बारे में पता चला जो एक अजीब तरह की विधि का अभ्यास करता था। हर दिन उठते के तुरंत बाद वो अपना खुद का अंतिम संस्कार पूरे फूलों और संगीतों के साथ करता था। पूरे समय वो ये जप करता था, मैंने संपूर्ण रूप से जीवन जी लिया, मैंने संपूर्ण रूप से जीवन जी लिया, मैंने संपूर्ण रूप से जीवन जी लिया। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो इस इंसान के विधि विधान का अर्थ समझ में नहीं आया। अंत मैंने अपने पिताजी से इसका अर्थ पूछा। उनका उत्तर था, बेटा ये महाराज ऐसा प्रतिदिन करके प्रतिदिन अपना संबंध जीवन को नश्वरता के साथ जोड़ता है और अपना हर दिन इस प्रकार जीता है जैसे वो उसका आखिरी दिन हो। उसका ये धार्मिक कृत्य बहुत ही समझदारी दिखाता है और उसे इस सत्य की याद दिलाता है कि समय हमारे हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है और जीवन को स्पष्ट रूप से सिर्फ आज वर्तमान में जिया सकता है, न कि आने वाले कल में। इंसान में अपने नश्वरता की चेतना अपने आप में एक बड़ी बुद्धिमत्ता का स्रोत है।
प्लेटो की मृत्युशैया पर उनके एक मित्र ने उनसे उनके जीवन के महानतम कार्य दी डायलॉग्स के संक्षिप्त रूप में बताने के लिए कहा। काफी मनन के बाद उन्होंने सिर्फ 2 शब्द का जवाब दिया, मरने का अभ्यास करिए। प्राचीन विचारकों का कहना है कि प्लेटो के इस विचार को एक दूसरे प्रकार से भी लिया जा सकता है। मौत युवा लोगों के आंखों में भी उतनी रहनी चाहिए जितने वृद्ध लोगों के आंखों में होता है। हर दिन हमें व्यवस्थित करना चाहिए और उसे पाल पोस कर अपने जीवन को संपूर्ण करने के लिए प्रयोग करना चाहिए। अपने जीवित अवस्था में दाह संस्कार की प्रक्रिया आपको इस सच्चाई से जोड़ेगी कि समय एक अनमोल धरोहर है और सर्वश्रेष्ठ तरीके से समृद्ध, बुद्धिमत्ता और ज्यादा परिपूर्ण जीवन की शुरुआत सिर्फ वर्तमान में होती है।